हेलो दोस्तों, मैं हूं भंवर सिंह और आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कहते हैं ना कि कलाकार कभी मरता नहीं, वो ताउम्र जीवित रहता है। जी हाँ, बिल्कुल सच है। लता जी हमें छोड़ करके चली गई, लेकिन उनके गीत हमेशा जीवित रहेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, मैं आज ऐसी संपूर्ण रोचक जानकारियां शायद आप पहली बार सुनेंगे जो लेकर के आया हूं। और आपको जिज्ञासा होती होगी कि उन्होंने क्यों रफी साहब के साथ में काफी समय तक गीत नहीं गाए। लता जी को ए मेरे वतन के लोगों प्रतीक द्वारा लिखा हुआ गाना किस रूप में मिला, उसको कितने तैयारी का समय मिला और किस प्रकार से उन्होंने गाया, वो भी एक अलग किस्सा है। साथ ही साथ लता जी को क्यों ऐसा लगा कि किशोर कुमार उनका पीछा कर रहे हैं और वो कौन सी घटना थी जिसको लेकर के उनके मन में इस प्रकार का भाव जगा। साथ ही दोस्तों, लता जी नंगे पांव रिकॉर्डिंग क्यों करवाती थी, क्या कारण था। इसके अलावा दोस्तों, सबसे ज्यादा जो जानने के लिए आप उत्सुक होंगे कि आखिर लता जी ने शादी क्यों नहीं की, वो कौन सा शख्स था जिसके प्यार की खातिर लता जी ने ताउम्र शादी नहीं की और दोस्तों उसने भी शादी नहीं की। जी हां दोस्तों, ये संपूर्ण विषय और भी बहुत सारी रोचक जानकारी आपको मैं आज प्रस्तुत करने जा रहा हूं और आप चैनल से जुड़े रहें, लास्ट तक वीडियो देखें, आपको संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। लता जी का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर के मराठी परिवार में हुआ था। इनके पिताजी का नाम दीनानाथ मंगेशकर था, जो जाने माने संगीतकार थे, जो नाटक एकेडमी भी चलाते थे और घर में संगीत का माहौल था। और यही कारण है कि लता जी को भी बचपन से गायकी का बहुत शौक था। मात्र 5 साल की उम्र में उन्होंने गाना आरंभ कर दिया। 13 साल की उम्र में उनको पिताजी का देहावसान हो गया। घर में 3 बहनें थी, 1 भाई था। शुरुआत दिनों में वो फिल्मों में भी उन्होंने कुछ काम किया, एक हिंदी फिल्म और 2-3 मराठी फिल्मों में, लेकिन सफलता नहीं मिली और धीरे धीरे फिर वो गाने के क्षेत्र में आगे और कोशिश करती रही। इसी दौरान वो साल आया जहां लता जी को सफलता प्राप्त हुई और वो था 1949, जिसमें एक फिल्म आई थी महल, जिसमें अशोक कुमार कलाकार थे और गाना था आएगा आने वाला। बहुत ही मधुर गाना जो आपने सुना भी होगा। आएगा 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 आने वाला आएगा, ये गाना मिला और फिर उसके बाद में इतना हिट हो गया। चूंकि ये भी नुरजा को ये गाना था, लेकिन नुरजा का स्वास्थ्य ठीक नहीं था और उनको ब्रेक मिल गया। उसका फायदा उठाते हुए लता जी ने बढ़िया गाया और इतना पॉपुलर हो गया कि उसके बाद में लता जी ने पीछे मुड़ करके नहीं देखा। हालांकि इससे पूरे शहीद फिल्म के लिए उनको उनके स्वर का परीक्षण किया गया, लेकिन उनको नकार दिया गया, ये कहते हुए कि आपकी आवाज तो बहुत पतली है। ठीक उसी प्रकार से जैसे अमिताभ बच्चन एक आकाशवाणी पर उद्घोषक के रूप में इंटरव्यू देने गए थे और ये कहकर के उनको नकार दिया गया कि आपका आवाज भारी है। तो एक की भारी कहकर के नकारा गया, दूसरे की पतली कहकर के आवाज नकारा गया, लेकिन दोनों आवाजों ने फिल्मी जगत में दुनिया भर में धूम मचाई। तो दोस्तों, कला अलग प्रकार की होती है। अब बात करते हैं लता जी का वो गाना जिसके कारण से बहुत पॉपुलर हुए और बहुत प्रसिद्धि मिली और आज भी वो गीत हम सुनते हैं तो आंखों से आंसू बह जाते हैं। जिस गाने को सुनकर के नेहरू जी की आंख में आंसू आए, वो गाना है प्रदीप जी द्वारा लिखा हुआ ए मेरे वतन के लोगों। दोस्तों, 1962 में भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ था, उसमें भारत की पराजय हुई। उस पराजय में हमारे बहुत सारे सैनिक शहीद हुए करके बहुत भावपूर्ण गाना लिखा प्रदीप जी ने, जिसका बोलते हैं मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। इस गाने को गाने के लिए उन्होंने लता जी को कहा कि लता जी, आपको कल दिल्ली जाना है, मेरे साथ चलना है और वहां पर एक प्रोग्राम है जहां पर आपको ये गाना प्रस्तुत करना है लाल किले पर। पंडित नेहरू भी वहां पर होंगे और आपको आना है। तो फिर लता जी मान गई और तब उनको जाकर के वो हवाई जहाज में गाने को लिखा हुआ गाना दिया। प्रदीप जी ने थोड़ा बहुत उनको बताया तो हवाई जहाज में उन्होंने दिल्ली तक के सफर में, मुंबई से दिल्ली तक के सफर में रियाज किया। उसके बाद में होटल गई, होटल में जाकर के भी उन्होंने रियाज किया और बिना किसी पूर्व तैयारी के उन्होंने वहां स्टेज पर जाकर के ये गाना गाया और जैसे ही गाया मधुर कंठ में, तो कहते हैं नेहरू जी की आंखों में आंसू आ गए। उसके बाद नेहरू जी ने उनको घर पर बुलाया। उस समय उनकी सुपुत्री जो बाद में भारत की प्रधानमंत्री भी थी, इंदिरा गांधी ने भी उनकी तारीफ की और उस समय संजय और राजीव गांधी छोटे छोटे थे, उनको भी उन्होंने मिलाया और कहा कि ये भी आपके गानों के बहुत बड़े प्रशंसक थे। इस प्रकार से ये गाना उन्होंने गाया। अब दोस्तों, उनकी यात्रा के बारे में बात करते हैं, आगे की सफर के बारे में। जैसा मैंने आरंभ में कहा कि रफी साहब के साथ में उनका विवाद हुआ, तो दोस्तों उस विवाद का कारण यह था कि रफी साहब बड़े धार्मिक और सहज और सिद्धांतवादी व्यक्ति थे। उनका यह मानना था कि जब हम एक बार कोई गीत गाते हैं, गाने के बदले में हम उसके बदले में मेहनताना मानदेय ले लेते हैं, तो उसके बाद में हमारा गीत पर कोई हक नहीं बनता है। गाया और उसके बाद में बात खत्म हो गई। लेकिन लता जी ठीक उसके विपरीत मानती थी कि जब आकाशवाणी पर और विभिन्न रेडियो पर जब गाना बजता है तो उसकी रॉयल्टी गीतकार को, संगीतकार को मिलती है, तो गायक को क्यों नहीं मिलती, मिलनी चाहिए।
तो उन्होंने उसका विरोध किया। तो रफी साहब ने कहा कि नहीं, मैं तो रॉयल्टी नहीं लूंगा, लेकिन लता जी ने कहा कि नहीं, ये तो होना चाहिए। इस बात को लेकर दोनों के बीच में अनबन हुई और रफी साहब ने कह दिया कि मैं आज के बाद में ऐसा है तो आपके साथ में गीत नहीं गाऊंगा। तो लता जी भी बड़ा गुस्सा जल्दी आती थी। लता जी ने कहा कि आप क्या मेरे साथ में नहीं गाएंगे, मैं खुद ही कह रही हूं मैं आपके साथ में गीत नहीं गाऊंगी। और फिर दोनों के बीच में 1973 से लगा करके और 1977 तक गीत उन्होंने नहीं गाए साथ में। इसी वही यही दौर था जहां पर किशोर कुमार को आगे उभरने का मौका मिला और फिर किशोर कुमार बहुत प्रसिद्ध भी हो गए। लेकिन उस दौरान रफी साहब को बहुत नुकसान भी हुआ, उनको स्टेज प्रोग्राम करना पड़ा। कुछ साल वो 2-3 साल तक स्टेज प्रोग्राम करते रहे, ज्यादा गीत भी नहीं मिल रहे थे और ये समस्या पैदा हुई। बाद में जाकर के समझौता हुआ और फिर उसके बाद में रफी साहब तो 1980 में उनका देहावसान भी हो गया। तो इस प्रकार से रफी साहब के साथ में ये विवाद था। अब दूसरा जो किस्सा एक और मशहूर है वो है किशोर कुमार के साथ में, कि उनको लता जी को एक बार ऐसा लगा कि किशोर कुमार पहली बार जब मिले तो उनको लगा कि ये लड़का मेरा पीछा कर रहा है। और उसका रीजन ये था कि एस.डी. बर्मन ने गाने के लिए लता जी को भी बुलाया और किशोर कुमार को भी बुलाया गोरेगांव। तो बॉम्बे सेंट्रल से जब रेलवे स्टेशन पर किशोर कुमार लता जी पहुंची तो पीछे किशोर कुमार भी वहां पहुंचे। दोनों ही एक ही डिब्बे के जहां रुकना था वहां दोनों ही पास में खड़े थे और किशोर कुमार लता जी को देख रहे थे। तो लता जी ने को लगा कि लड़का बार बार मेरी तरफ क्यों देख रहा है। इतने में ट्रेन आ गई, ट्रेन के अंदर उसी डिब्बे में किशोर कुमार भी चढ़ गए, लता जी भी चढ़ गई। सामने बैठे तो वो भी सामने बैठ गए। फिर गोरेगांव उतरे तो किशोर कुमार भी गोरेगांव उतर गए। जिस टेम्पो में बैठ करके एस.डी. बर्मन के वहां जाना था तो उसी टेम्पो में किशोर कुमार भी बैठ गए। उन्होंने भी कहा मुझे भी वहां जाना है, वहां उतर गए। जहां जो स्ट्रीट थी, गली थी, जहां उतरना था वहां किशोर कुमार लता जी उतरी तो पीछे किशोर कुमार भी उतर गई। जिस मॉल में जाना था बंगले में वहां पर लिफ्ट में किशोर कुमार भी चढ़ गए, लता जी भी वहां चढ़ गई। तो लता जी को लग गया कि ये लड़का लगातार मेरा पीछा कर रहा है। वो भागती हुई एस.डी. बर्मन के वहां गई, जाके कहा कि ये लड़का मेरा पीछा कर रहा है। इतने में किशोर कुमार भी अंदर आ गए और एस.डी. बर्मन ने हंसते हुए कहा कि अरे लता, ये तो किशोर है, तुम नहीं जानती। बोले नहीं, बोले ये अशोक कुमार का भाई है। अशोक कुमार उस जमाने में बहुत अच्छे कलाकार थे और जाने माने हीरो भी थे। तो दोस्तों ये इस प्रकार से उनके ये शुरुआत हुई, किशोर कुमार का परिचय फिर हुआ। इसी प्रकार किशोर कुमार को उनको एक बार चेतावनी देनी पड़ी कि आज के बाद में इस प्रकार से करोगे तो मैं तुम्हारे साथ में गीत नहीं गाऊंगी। वो ये था कि किशोर कुमार को के बारे में आप जानते हो, वो बहुत उछल कूद करने वाले, चंचल थे। तो जब रिकॉर्डिंग रूम में गीत गाते थे तब गाते गाते भी खूब नाचते थे, झूमते थे। उसको लेकर के और लता जी बड़ी डिस्टर्ब होती थी, उनका रिदम टूट जाता था, ध्यान भंग होता था। तो आखिरकार उनको चेताना पड़ा कि आज के बाद में इस प्रकार उछल कूद करोगे तो मैं आपके साथ में गीत नहीं गाऊंगी। फिर जाके किशोर कुमार ने उस गतिविधि पर विराम लगाया। अब दोस्तों आपको बेसब्री से इंतजार है वो विषय पर आते हैं कि आखिर लता जी ने शादी क्यों नहीं की। तो दोस्तों वैसे तो ये पढ़ने में और सुनने में अक्सर तो यही मिलता है कि परिवार का बोझ उठाते उठाते इतना समय निकल गया कि उनको शादी करने का समय नहीं मिला। लेकिन वास्तविकता ये नहीं, वास्तविकता ये है कि हमारे राजस्थान के डूंगरपुर के राज सिंह डूंगरपुर जो लक्ष्मण सिंह जी के सुपुत्र थे और वो राजा थे वहां के बागी, और वो क्रिकेट के बहुत शौकीन थे, रणजी ट्रॉफी में खेलते भी थे। उसके बाद में वो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के कई सालों तक अध्यक्ष रहे, सचिव भी रहे और जब तक जीवित रहे प्रत्यक्ष रूप से वो क्रिकेट से जुड़े रहे। ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। उनके लता मंगेशकर के भाई हरदेनाथ मंगेशकर भी क्रिकेट खेलने जाते थे और राज सिंह डूंगरपुर से उनकी मित्रता हुई तो हरदेनाथ मंगेशकर उनको एक बार घर लेकर के आए लता जी के वहां। चूंकि राज सिंह डूंगरपुर संगीत प्रेमी थे, लता जी के भी फैन थे, घर पे जाके लता जी से मिले तो लता जी का व्यवहार कुशलता देख करके दोनों के बीच में बातचीत हुई। फिर धीरे धीरे आना जाना हो गया, दोनों के बीच में लगाव हो गया। फिर शादी भी करना चाहते थे लेकिन राज सिंह डूंगरपुर राज परिवार से थे, परिवार नहीं माना और अंतोगत्वा अपने प्रेम को शाश्वत रखते हुए, वफादारी निभाते हुए दोनों ने निर्णय लिया कि हम शादी नहीं करेंगे। न तो राज सिंह डूंगरपुर जी ने शादी की, ताज जिंदगी कुंवारी रहे, और न लता जी ने कभी शादी की और हमेशा वफादार रही। उसके उपरांत बहुत से लोगों ने उनसे शादी करने के प्रपोज भी किए, कोशिश की, लेकिन उन्होंने कभी हाँ नहीं भरी और एक मिसाल कायम की रिश्ते की। तो ये लता जी के बारे में था। आपको कैसा लगा? आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।